हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे सिपेक के हवाले से। हम अक्सर बात करते भी रहते हैं और बहुत अरसे से बातें हो रही है, कोई अभी की बात नहीं है। और पाकिस्तान के लिए शायद इसकी इम्पोर्टेंस या फिर चाइना के लिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारे रीजन में मुख्तलिफ और डेवलपमेंट्स भी चल रही होती है। अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है और चाइना के साथ उनकी कनेक्टिविटी, या फिर इंडिया की मिडल ईस्ट और इज़राइल और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी, उसके ऊपर जिसको आईमैक कहा जाता है, वो भी हो रहा है। तो इस वक़्त सिक्योरिटी कितने बड़े कंसर्न्स हैं सिपेक के हवाले से, और फिर अगर बाकी कोई कॉरिडोर्स बनती है तो उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं पॉलिसी एक्सपर्ट है, यकीनन आप सबके जाने पहचाने, लिखते भी हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स भी लिखते हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पे आप इनको देखते भी रहते हैं। एहसन हमीद दुरानी साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। एहसन दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। It's a pleasure, Faqar. Thank you. अच्छा, ऐसे ना आप क्योंकि बहुत काम कर रहे होते हैं इस तरह की स्पेशली सिपैक जैसे प्रोजेक्ट्स या फिर इससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, या फिर इस रीजन में जो डेवलपमेंट्स होती है। एक तो ये है कि सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न रहा है अनफॉर्चुनेटली। कभी बलूचिस्तान में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती, कभी खैबर पुख्तनख्वा में हो जाती, क कुछ ना कुछ चल रहा होता है। क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर में हम सिपैक को खड़ा कर पाएँगे, या जो कुछ था उसके अंदर या जो कुछ है हम सुनते रहे हैं, वो हमें ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आएँगी या कुछ और? देखिए फ़खर, सीपैक जब शुरू हुआ 2015 में, बहुत बड़े-बड़े बुलंद-उ-बांद दावे किए गए और बहुत ज़्यादा इसको कॉइन किया गया एज़ अ गेम चेंजर। उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने इस जो लफ्ज़ था गेम चेंजर, इसके ऊपर एतराज़ात उठाए और इस पे ये रिज़र्वेशन दी कि आप इसको गेम चेंजर ना कहें, क्योंकि ये जस्ट जी, एक इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। इससे जी, पाकिस्तान की कोई तकदीर नहीं बदल सकती, ठीक है? तो आप इसको इतना हाइप ना दें। लेकिन चूँकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, वो चाह रही थी कि इसको ज़रा जी, थोड़ा-सा वो करे, हाइलाइट करे, और पाकिस्तान वैसे भी थोड़ा-सा उस वक़्त जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट ले रहा था। तो पाकिस्तान जिस ज़रा स्ट्रैटेजिकली भी इसको ज़रा वो चाह रहा था कि इसको हम प्रोजेक्ट जी, इस तरह करें ताकि इसमें आगे जाके और भी इस तरह के हमारे इन्वेस्टर्स आएँ और हमारे कॉरिडोर्स की इन्वेस्टमेंट करें हमारे साथ। सही। अब हुआ ये है कि पाकिस्तानी अवाम की जो एक्सपेक्टेशन है, वो सीपैक के हवाले से ये रही है कि यहाँ पे सीपैक की वजह से नौकरियाँ आएँगी, कारोबार होंगे, हम फैक्ट्रियाँ लगाएँगे, हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी जो कि चाइना से होते हुए पूरी दुनिया हमारी मार्केट होगी और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएँगे, जी, फैक्ट्रियाँ लगाएँगे। हुआ उसके बरक्स है। हुआ उसके बरक्स इस तरह है कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीपैक का फेज़ 1 का जो प्रोजेक्ट था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज़ प्रोजेक्ट्स थे, वो सारी रेलवे तो खैर नहीं था, रोड्स का ही नेटवर्क बिछा है, बिल्कुल। वो तो हो जी, गया। लेकिन जो सेकंड फेज़ था, जिसमें अम, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स थी, जिसमें ये वादा किया गया था कि इसमें चाइनीज़ बिज़नेसेस और पाकिस्तानी बिज़नेसमैन दोनों फैक्ट्रीज़ लगाएँगे और दुनिया को वो एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी प्रोडक्शन की जो वो है एक्सपर्टीज है, यानी हमारी स्ट्रेंथ है, उसको हम लेवरेज करेंगे और हम उसको दुनिया में हम हमारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ेगी। अब वो नहीं जी, हुआ, आपके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो खाली पड़े हुए हैं, टारगेट्स उसके मीट नहीं हुए हैं। चाइना ने सीपैक की इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर दी है जी, और आपके ऊपर जो सीपैक का जो इन्वेस्टमेंट थी, वो उसकी शक्ल अब ये हो गई है कि वो आपको चाइना अब दे रहा है फिस्कल, जो आपका हर टाइम जी, डेफिसिट होता है, उसके लिए आपको चाइना दे रहा होता है, बेल्स दे रहा होता है। तो वो आप इतना हजम हो गया कि आपकी जो टोटल जीडीपी है, टोटल जो सॉरी डेट है, उसका 31%, मोर देन 31%, बल्कि आप यू ओड इट टू चाइना। तो ये बड़ा अनसस्टेनेबल, एक तो आपके ऊपर डेट आपके सर के बिल्कुल, ऊपर आ गया और पाकिस्तानी अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत मायूस हो गई, क्योंकि नौकरियां मिली नहीं है किसी को, बिल्कुल सही बात। फैक्ट्रियां लगी नहीं है, एक्सपोर्ट्स हुई नहीं है, एक्सपोर्ट्स उल्टा हमारी कम हो रही है वक्त के साथ। तो इस हवाले से तो अगर आप देखें तो सीपैक तो उसने तो अपने टारगेट्स बिल्कुल अचीव नहीं किए हुँ, और एक बड़ा अनरियलिस्टिक पिक्चर दिखाई गई थी और अब सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। जी, जहां तक आपकी बात है कि आपका सवाल है कि क्या सीपैक आगे
कैसे किस तरफ जाएगा। बिल्कुल, तो आगे जाके जाते हुए सीपैक के लिए और बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। एक तो ये है कि चाइना की अपनी इकोनॉमी बहुत स्लो हुई है, उसमें आफ्टर बिल्कुल। कोविड काफ़ी यस, स्लो डाउन हुआ है। चाइना ने ओवरऑल, आपको पता है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, बीआरआई इनिशिएटिव, उसमें बहुत सारे बड़े मुल्क बैक ऑफ हो रहे हैं। इटली बीआरआई छोड़ बिल्कुल गया है, हुआ। ऑफिशियली इटली हुआ इट है, इट हैज़ लेफ्ट। बिल्कुल। मलेशिया ने बहुत सारे बीआरआई के प्रोजेक्ट्स जो चाइना के साथ साइन किए थे, वो उन्होंने रोल बैक कर लिए कि यार हमने नहीं यस, करने। तो एक जो बीआरआई का भी जो एक टेम्पो था, वो भी उसमें से भी हवा निकल रही है पूरी दुनिया में। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आगे जाते हुए अगर चाइना खुद इसको इसमें स्टीम लूज करता है बीआरआई में, तो हुँ, वो हुँ। पाकिस्तान में जो उनकी प्लेजेस हैं उनको स्केल बैक करेगा। आप देख लें ML1 का हम अभी तक बिल्कुल, कर रहे हैं, यस, उनसे हमारी जो कॉस्ट थी, इनिशियल कॉस्ट 6 बिलियन थी, वो जाते-जाते 10 बिलियन पहुँच गई। अभी तक उस पे यस, चाइना कमिट नहीं कर रहा हमारे साथ। हालाँकि वो हमारे लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट है, हमारा जो रेलवे का निज़ाम है, वो इस वक़्त खत्म हो रहा है, वो टूट रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर इफ वी वांट टू मेक पाकिस्तान अ इंडस्ट्रियल कंट्री, या हम इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रेलवे का निज़ाम होना, मजबूत रेलवे का निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो चाइना उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में चाइना। अच्छा, आप इस चीज़ का भी एक अंदाज़ा लगाएँ, जो हमारी ये जी, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड फैसिलिटी है, SIFC, हुँ, जी, जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि आप गल्फ कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ को आप टारगेट करें, उसके लिए फंडिंग के लिए, कि वो आएँ पाकिस्तान में हुँ, इन्वेस्टमेंट करें। तो ये भी इसका एक इंदिया है कि हमारे भी लोग जो है ना, वो भी सीपेक से उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। तो अब वो दूसरे हुँ। डोनर्स को या बायलैटरल कुछ और लेंडर्स ढूँढ को देख रहे हैं कि हाँ, किसी सही, और तरफ देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो यानी थोड़ा-सा तनाव तो है लाज़मी तौर पे, रिलेशंस में भी है, और इकोनॉमिक जो हमारी कोऑपरेशन थी, उसमें भी हमने देखा है कि आई है। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि मतलब हमारी नो डाउट कि चाइना ने हमें हर मुश्किल वक़्त में हेल्प की है, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई, इन 3 कंट्रीज़ ने हमें बड़ी मतलब मुश्किल हालात में हमारा हाथ किसी न किसी तरह थामा है। लेकिन अभी क्या हुआ लास्ट कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमसे बड़े मतलब जैसे ना तंग है, जैसे बड़े मतलब ऐसे लगता है ना कि वो नहीं चाहते, एक होता है ना, एक पहले जब था वो भी नज़र आता था और अब वाली जो सिचुएशन है वो भी नज़र आती है। गल्फ कंट्रीज़ या मिडल ईस्ट के लोग जो हैं वो भी थोड़ा-सा वो कहते हैं यार बस बहुत हो गया, मतलब हमने कर लिया लेकिन अब हम इस पोज़ीशन में नहीं है, हम नहीं करना चाहते। सेम लाइक दैट चाइना हुआ। लेकिन इसमें पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? क्या-क्या गलतियाँ हमने की कि हम इन लोगों को दूर हमने अपने आप से किया? गलती सबसे बड़ी हमारी ये थी कि हमने हमेशा एड माँगी है। ओके। और जब आप देखें, आप खुद सोचें फ़खर, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपके जी, घर के बाहर कोई घंटी बजाता है बंदा, और वो कहता है कि यस। यार मुझे ज़रा पैसे दे दो, मेरे पास खाने के पैसे नहीं बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। आप उसे खाने के पैसे दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसे ₹100 दिया कि जाओ इस पे खाना खाओ। हुँ, हुँ। दूसरी साँस में वो आपसे कहता है कि अच्छा मुझे आप ₹1000 दे देंगे, मैं ज़रा इन्वेस्ट भी कर लूँ। तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी कर, तो बहुत क्या आप अच्छी ऐसे बंदे एग्ज़ाम्पल के दी। क्या आप ऐसे शख्स के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि यार, जो कि ज़बरदस्त। भिखारी भी, तो माज़रत के साथ, यानी नहीं, बहुत दिस इज़ अच्छी बात की। हाँ, ये रियलिटी है। देखें, कौमें इस तरह वो नहीं करती, वो हर जो मुल्क इन्वेस्ट करता है ना, वो जी। देखता है कि मुझे इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट किस हद तक सिक्योर है। मैं जो हुँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिस मुल्क में, उस मुल्क में पॉलिसी की कंटिन्यूटी कितनी है? बिल्कुल। क्या मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये आज उस मुल्क में जो पॉलिसी है, क्या ये 5 साल बाद भी ये पॉलिसी रहेगी? क्योंकि लॉन्ग टर्म एग्रीड, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है? एग्रीड, ज़बरदस्त। और क्या इस मुल्क में वो कैपेसिटी है, उसमें वो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, उसमें वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, या उसमें वो लैक ऑफ रेड टेपिज्म इन द ब्यूरोक्रेसी, क्या बिल्कुल सही। उसमें वो ट्रांसपेरेंसी, क्या उसमें वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को पूरा करते हैं? तो वो जब नहीं होते, तो वो इन्वेस्ट नहीं करते। कोई भी खैरात और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क यही होता है, खैरात तो आपको आपके फ्रेंडली मुल्क दे देंगे, लेकिन सही। इन्वेस्टमेंट वो आप वहीं करेंगे जहाँ पे उन्हें अच्छे रिटर्न्स और उनके बिज़नेसेस को आएँगे। और वो ये देख लें कि इस वक़्त जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, या ओमान, बहरीन, कतर, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ इट्स अ वेरी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री। वहाँ पे उन्हें अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, वहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, वहाँ पे गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल टर्मॉइल
इंस्टेबिलिटी, प्रायोरिटीज कुछ और है यहाँ पे। हुँ, बात तो हम बहुत ज्यादा करते हैं इकोनॉमी की एंड एवरीथिंग, लेकिन बातों से दुनिया नहीं मानती, वो एक्शन से बेशक, मानती है। बेशक, जब वो बिल्कुल सही। इन्वेस्टर आते हैं तो वो पूरी पूरी अपनी वर्किंग करके आते हैं, बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स वो हायर करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग फर्म्स बिल्कुल। हायर करते हैं, जो कि यहाँ पे वो महीनों महीने सर्वेस करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हुँ, क्लाइमेट को देखते हैं, क्या ये फ्रेंडली है या नहीं। तो वो जब नहीं होता तो वो नहीं करते इन्वेस्टमेंट। और अनफॉर्चुनेटली यही मसला आजकल SIFC के साथ है कि वो चाह तो हुँ, रहे हैं, देखिए नीयत अच्छी है, बिल्कुल सही। इंटेंशन इज ऑलवेज गुड। राइट, आर्मी चीफ साहब की नीयत अच्छी होगी कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए एग्री। और मुल्क में जॉब्स क्रिएट हो, नियत पे ऊपर कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन वर्किंग क्या है यहाँ पे? क्या आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है? हुँ, क्या यहाँ पे वो हुँ, वर्किंग है? अब देखिए SIFC जैसा इदारा बन गया फखर, जी, आपने आपके पास एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक इदारा है जिसकी अपनी बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, जिसकी अपनी बिल्कुल, बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, उसके चारों सूबे में ऑफिसेज हैं, प्रोविंशियल, बिल्कुल। फेडरल, अब हमारे इस्लामाबाद में बहुत बड़ा ऑफिस है, जी, इतना बड़ा इदारा है। तो फिर आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को बंद कर दे जब आपने SIFC बना दी, काम तो दोनों इदारे से ही करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो जरूरत फिर बिल्कुल, आपको क्या है? या तो फिर आप उसको मर्ज कर लें या फिर उसके साथ जॉइंट कुछ वेंचर कर लें। तो देखिए यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे मसला ये है कि मसले बहुत ज्यादा लेकिन लेकिन जो आप बात कह रहे हैं बड़ी नहीं वैलिड है, बहुत ज़्यादा वैलिड है। मैं मतलब एग्री कर रहा हूँ आपसे इस बात पे कि अगर हम करना क्या चाहते हैं मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं ये बिल्कुल कोई अनपढ़ लोग हैं मतलब कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास या कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन हम इसको एक स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं कर पाते? हमें क्यों नहीं समझ आ रही होती कि यार अब आज दुनिया जो है वो चीज़ों को इस तरीके से कर रही है कि वो कह रही है कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो, कि हम मार्केट में जाके कम्पीट कर सकें। आपने इतने सारे इदारे खोले हुए और जो इदारे आपके हैं वो सब के सब लॉसेस में चल रहे हैं। वो रेलवे हो, PIA हो, आपका स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है 10 सालों से लेकिन हर मंथ उसकी सैलरीज़ जाती हैं मतलब शायद 1 अरब या डेढ़ अरब रुपए में। हम मतलब ऐसा क्या करना चाहते हैं? हमारी सोच है क्या एक्चुअली? देखें, गवर्नेंस में हमेशा आप को बड़े टफ डिसीजंस लेने होते हैं, राइट, और स्पेशली जब आपके घर में आग लगी हो जिस तरह हमारे यहाँ एग्ज़ैक्टली लगी है, यानी इदारे कमजोर हुए पड़े हैं। मैं स्टील बहुत, मिल और उन इदारों की बहुत। बात कर रहा हूँ फॉर द बिल्कुल, रिकॉर्ड। तो बिल्कुल। तो देखिए वो लॉसेस में हैं। और जिस तरह आपने स्टील मिल की बात की, अब हजारों जी, एम्प्लॉइज हैं, उसके लाखों एम्प्लॉइज हैं, बिल्कुल। इतने बड़े उसके एसेट्स हैं कि कराची में सिर्फ एक पूरा एक, मैं कहता हूँ हजारों लाखों एकड़ पे एक स्टील टाउन है, जो कि सिर्फ स्टील मिल का है, जो कि रेजिडेंशियल कॉलोनी। यकीन बेशक, करें, उसमें वो इतना बड़ा है कि उसमें आप 2 बहरिया टाउन बना सकते हैं, इतना बड़ा बिल्कुल है वो। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब वो बिल्कुल, स्टील मिल की मलकियत है, स्टील मिल के पास। फिर आप रेलवे देखें, रेलवे के पास कितनी बड़ी अराजी है। PIA बिल्कुल। देखिए, PIA के अपने कितने एसेट्स हैं कि उसके पास न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल जैसे या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी पूरी दुनिया में बिल्कुल, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल। लेकिन नहीं है प्रॉफिटेबल, लॉसेस में जा रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज दैट गवर्नेंस में आपको बड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन का जो घूंट है, वो कोई भी इस वक्त गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है, हालांकि हुँ, बहुत जरूरी है हमारे लिए वो। एग्ज़ैक्ट इट्स अ डू एग्री। और डाई सिचुएशन कि आपने इन इदारों को, स्टील मिल को, PIA को आपने प्राइवेटाइज करना है। इसके बगैर इनको हल ही नहीं है। आप स्टील मिल को, मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कि हमारे मिनिस्टर है प्राइवेटाइजेशन के, फवाद उल हसन फवाद, जी, जी। उनका इंटरव्यू था। तो वो बता रहे थे स्टील मिल के हवाले से, उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि स्टील मिल को अगर हम खड़ा करें इस वक्त, कि वो जो बेयर मिनिमम प्रोडक्शन पे आए, ये जो जी, दुनिया के स्टैंडर्ड्स नहीं है, बेयर जी, मिनिमम प्रोडक्शन पे अगर उसको लाना है, जी। तो उसके ऊपर हमारी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगेगी। ओह गॉड! फिर भी 3 वो बिलियन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। वो इतना होगा कि वो ऑपरेशंस अपने रन कर पाए, और वो बेयर मिनिमम माय गॉड! ब्रेक सही, इवन कॉस्ट पे सही, वो आ बिल्कुल जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक, ठीक है? बिल्कुल सही। तो 3 बिलियन के लिए, तो $3 बिलियन आपके पास है कहाँ इस वक्त? आप हुँ। IMF से $1 बिलियन के लिए, आपको IMF क्या क्या नहीं करवाता, तो 700 आपके पास तो मिलियन $700 मिलियन के लिए भी जब 15 अभी दिन मिल उन्होंने रहा है गुज़ारे, 2 तारीख को उनकी टीम जी। आई थी और 15 नवंबर तक पाकिस्तान में रही, तो क्या कुछ वो कहते रहे। $700 मिलियन 1 बिलियन भी पूरा नहीं था। ऐसा ही है। तो आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, आपको लोगों को नौकरियों से निकालना होगा जब प्राइवेटाइज करते, ये मुश्किल फैसले हुँ, हैं।
لیکن کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کی پولیٹیکل کاسٹ لینے کو تیار نہیں ہے. ہر کوئی آتا ہے اپنا ٹائم گزار کے چلا جاتا ہے بالکل اور صحیح، آسان فیصلے کر کے چلا جاتا ہے. یہی مسئلہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھا. 4 بالکل سال ٹھیک، انہوں نے گزارے, بالکل ٹائم صحیح، گزارا, کوئی مشکل فیصلے نہیں کیے انہوں نے. باتیں وہ کرتے تھے کہ لیڈر مشکل فیصلے کرتا ہے, لیکن خود انہوں نے نہیں کیے. پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں آئی, کیے، انہوں نے تو بالکل ہی ٹائم بالکل، گزارا ہے, 16 مہینے انہوں نے تو ایسا بالکل، گزارا جس طرح نگران حکومت گزار رہی ہے. بلکہ تو شاید ان سے بھی میرے خیال وہ برے حالات میں انہوں نے 16 ہاں جی, مہینے گزارے. اب نگران ہے, نگران اس طرح کے فیصلے اگر لینا بھی چاہے تو ان کے پاس وقت بہت کم ہے, نہیں لے سکتی. اس کے بعد نواز بالکل، شریف صاحب کی حکومت آئے گی جو کہ دکھائی دے رہی ہے, تو وہ بالکل، بھی نواز شریف صاحب تو بالکل پرائیویٹائزیشن اور ان چیزوں کے بڑے خلاف ہوتے ہیں ہمیشہ سے. تو یہ اسی طرح ہی ہوتا رہے گا. آپ کو پتا ہے ہم ہر سال صرف یہ جو ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو جو ان سے لیکیجز ہو رہے ہیں, یعنی ان کو جو ہم سبسڈیز جی، دیتے ہیں, بالکل، 500 ارب روپے ہم صرف ان کو ہر سال مائی دیتے ہیں, گاڈ! بیل آؤٹ پیکیجز دیتے ہیں کہ یار بالکل ٹھیک، آپ بالکل، وہ کریں. یہ ایسے اینٹیز ہیں یعنی اسٹیل مل یا ریلوے یا پی آئی اے کہ یہ اور ملکوں میں یہ ملکوں کو کما کے دیتے ہیں. اب جس طرح قطر بالکل، ایئرویز ہے یا یا ایمریٹس ہے یا ہاں اتحاد ہے، سعودی ایئر لائن اتحاد ہے, اور دیکھ لیں یا بالکل، برٹش ایئر ویز ہے, یہ اپنے ایگزیکٹلی. ملکوں کو کما کے دیتے ہیں. ہمارے والے الٹے ہم انہیں دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپریشن رن کرتے جائیں. وہ تو کہتے ہیں پیٹرول یہ کے نہیں ہوگا, پیسے نہیں ہیں بھائی, فلائٹس نہیں چل سکتی پیٹرول کے پیسے دیتے. ایسا ہی ہے. پھر آپ کی جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں اپنے, جی، وہ بہت زیادہ ہیں. الٹا ہوں، آپ سے آئی ایم ایف نے جب کہا تھا آپ ریفارمز کریں, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بہت سارے جو اتھارٹیز ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا منسٹریز ہیں, ایگزیکٹلی، بند کر جی، دیں, ضرورت ہی نہیں ہے بہت ساری آپ کو. آپ لمیٹڈ وہ رکھیں, اپنا گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم رکھیں. صحیح، ہمارے ہاں جناب ہر آئے دن نیا ڈپارٹمنٹ, نئی منسٹری, بالکل، نئے انسٹیٹیوشنز کھل رہے ہیں, پیرالل میں کھل رہے ہیں. جو ایگزسٹنگ ہے انہی کا کام کرنے کے لیے اور کھل بالکل، رہی ہے. بالکل، تو بالکل، گورننس میں آپ کو بہت مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں, اور یہ کوئی نہیں لیتا. اور فخر یہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہر سال آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو اسٹک کرنا ہوگا, اور ریمیٹنسز کے اوپر آپ کو ریلائی کرنا ہوگا, اور اوورسیز پاکستانی کے اوپر آپ کو ہر سال بوجھ ڈالنا ہوگا, اور جو یہاں پہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اسی کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا ہوگا, انہی میں سے نکال کے انہی کے اوپر ڈیولپمنٹ کے لیے لگانا ہوگا. ٹیکس نیٹ آپ کا بڑھ نہیں رہا اس وقت. بزنسز کو, ریئل اسٹیٹ کو, ایگزیکٹلی. اپنا ریٹیل سیکٹر کو, ایگریکلچر سیکٹر کو آپ ٹیکس نیٹ میں لا نہیں پا رہے. ہم جیسے تنخواہ دار آدمی کے اوپر آخر میں زور آتا ہے. برڈن عام آدمی کے اوپر پڑ رہا ہے, جن کے اوپر پڑنا چاہیے ان کو سبسڈیز ملتی ہے اور وہ پیسہ بھی کماتے ہیں اور عیاشی بھی ان کی چل رہی ہوتی ہے. تھوڑا سا واخان کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ ایران واخان کے ذریعے کنیکٹیویٹی افغانستان دے رہا ہے, چائنا کو, اور چائنا ایران کو اور چائنا کو آپس میں یعنی کنیکٹیویٹی مل سکتی ہے اس طریقے سے. کیا پاسبل ہے یہ؟ ویسے تو آج کل کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے جس ایرا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو ہم افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ کل وہ پاکستان کے ساتھ یہ کرے گا اس طریقے سے. نہیں, یہ بہت بڑی خبر ہے فخر, اور اس پہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ابھی جی، افغان طالبان کا ڈیلیگیشن ایران بھی گیا تھا, جی. اور اس کی پروپوزل پہ ان کی آپس میں ڈسکشن بھی ہوئی ہے. ایران رائٹ. دراصل افغانستان دراصل اجازت دینے لگا ہے ایران کو کہ اس کے جو واخان کی پٹی ہے جو کہ کنیکٹ کرتی ہے بالکل. چائنا کو افغانستان کے ساتھ, وہ پٹی اور ایران کو, وہ اس کو ایکسس ایران کو دے. تو دیکھیے اگر اس طرح ہوتا ہے تو چائنا کا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تھرو جو مقصد ہے وہ وہاں سے پورا ہو جائے گا, کہ جو اس میں ایکسس کرنا ہے عربین بالکل. سی کو, تو وہ اس کو ایران کی شکل میں مل جائے گا. اور ایران کمپیریٹیولی ٹھیک ہے, واخان کوریڈور میں تھوڑے سے پرابلمس ہیں کیونکہ وہ افغانستان کی اس میں آتی ہے, لیکن ایران از اے فار چائنا, ایران از اے مور اسٹیبل آپشن, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پالیسیز کی ذرا اسٹیبلٹی ہے اور بالکل سیکورٹی لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بہتر ہے. بہتر تو ہے. چائنا کو, مجھے اب اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ چائنا, یا ہم اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ چائنا اس آپشن کے اوپر سی پیک کی طرح انویسٹمنٹ کرے گا نہیں, لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا کہ چائنا کے پاس ایک الٹرنیٹ آپشن مل جائے گا, اور کل کو آپ چائنا کو لیوریج نہیں کر سکتے, کل کو آپ چائنا کو بلیک میل نہیں کر سکتے کہ یار آپ کے ہمارے پاس پیسے پھنسے ہیں اور آپ کو یہاں پہ ایکسس ہم دے رہے ہیں. وہ کہے گا میرے پاس اور ایکسس بہت ہے واخان کی بالکل. شکل میں. تو آپ کا لیوریج کم ہو جائے گا, آپ کی بارگیننگ پاور چائنا کے ساتھ کم ہو جائے گی, اور اس کا قوی امکان ہے کہ چائنا شاید وہاں پہ شروع بھی کر دے, اگر اس کو ایکسس ملتا ہے بالکل. ڈیولپمنٹ شروع بھی کر دے.
अच्छा, ऐसे लास्ट में थोड़ा-सा आईएमएफ की बात करनी है। इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके भी बड़े चर्चे रहे जब जी20 अभी 1-2 महीने पहले इंडिया होस्ट कर रहा था इस साल, तो वहाँ पे हुआ और अमेरिका ने भी बड़ा उसको उसके अंदर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। तो क्योंकि जिस चीज़ में अरब पड़ जाएँ या फिर अमेरिका जहाँ पर हो और यकीनन दूसरी तरफ दूसरे एंड पे इंडिया है, तो ये सारे लोग ऐसे हैं कि इनके पास मेरे ख्याल में इनकी कैपेसिटी है, इनके पास एक पावर है, पैसा भी है, स्किल भी है और सारी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये वाला एक नया कॉरिडोर बन जाता है और या अगर बीच में से ईरान के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी किसी तरीके से वो कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बिल्कुल ही अम, उसमें अभी मेरे ख़्याल से ये जस्ट एक प्रपोज़ल के स्टेज पे है, उसमें जी, बहुत सारे और चैलेंजेस हैं। इस तरह के राइट, बहुत सारे कॉरिडोर्स इंडिया ने पहले भी अनाउंस किए हुए हैं, लेकिन वो दे हैव नॉट कम टू एनी फ्रूइशन। राइट, दूसरा एक और मसला है कि जी20 हो गया या जी7 हो गया। इससे पहले जो जी7 का समिट हुआ था, आपको याद है उसमें बाइडेन ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या या बिल्कुल, प्रोजेक्ट का वो किया था कि हम 100 बिलियन यूएस डॉलर से स्टार्ट लेंगे और वो बीआरआई का कंपेटिटर हम लेकर आएंगे। जी, उसके बाद उस पे किसी ने बात नहीं की, कोई बिल्कुल, आर्टिकल तक किसी ने अखबार में नहीं लिखा उसके बाद। तो जी, ये जो आईमैक का प्रपोजल भी है, मसला इसमें ये है कि एक तो बहुत सारे इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व है, इन सबको कंसेंसस कराना, इन सबका हुँ, कंसेंसस कराना और ऐसा कंसेंसस कराना कि हर मुल्क का इंटरेस्ट इसमें पूरा हो, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। ओके, कनेक्टिविटी के जो हमेशा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक बड़ा प्लेयर लाज़मी होना चाहिए, जिस तरह बीआरआई था, बीआरआई अभी तक अगर सक्सेसफुल रहा है तो उसके पीछे चूँकि चाइना था और राइट, चाइना की इकोनॉमी इसको ड्राइव करती थी। जहाँ पे ऐसे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स आ जाएँ जिस तरह आईमैक टाइप है, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनको उनका कंसेंसस कराना, एक चीज़ पे मुत्तफ़िक कराना और मेक श्योर करना कि सबके इंटरेस्ट उसमें सर्व हो, ये बड़ा मुश्किल हुँ, हो जाता है। तो मेरे ख़्याल राइट, से इमीडिएट टर्म में तो आईमैक का कोई पाकिस्तान के लिए या सीपैक के लिए कोई ओके, वो नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। दूसरा जो मिडल ईस्ट में जो इसमें इस जी। वक़्त वॉर है बिल्कुल, गाज़ा और इज़राइल इसराइल का, तो उसमें भी काफ़ी सारी, क्योंकि ये आईमैक ने गुज़रना ही मिडल ईस्ट से, तो इस जी, वक़्त कोई भी कनेक्टिविटी की बातें अब इस वक़्त फ़िलहाल नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो इसमें सारे लगे हुए हैं कि यार ये जंग स्पाइरल आउट ना हो जाए। इसमें ईरान और कतर, लेबनान और कतर और ये सारे इन्वॉल्व ना हो जाए, कहीं ये कंसंट्रेटेड ही रहे इसी फ़लस्तीन के अंदर ही तो बेहतर है। तो फ़िलहाल मेरे ख़्याल से आईमैक का कोई इमीडिएट वो नहीं है। लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह ग्रो करती है। राइट, इंडिया का इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी बड़ा तफ़सीलन सही, लिखा था, कि इंडिया इकोनॉमी इस वक़्त जिस तरह चाइना है, चाइना ने अगर एक कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट बनाया है, तो चाइना हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स, चाइना इज़ द एक्सपोर्ट हब ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इंडिया ऑन द अदर हैंड, जो इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट है दैट इज़ सॉफ्टवेयर। उसके अलावा पेरिशेबल फूड आइटम्स और ये चीज़ें हैं, लेकिन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है इस वक़्त दुनिया का। सही, इंडिया की जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, वो अभी लास्ट ईयर सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में कोई 80 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई आई है। तो उनकी इकोनॉमी में हमेशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रोल बड़ा रहा है कि उनकी हुँ, ग्रोथ रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को एज अ फुली एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी अभी तक नहीं बनी। तो कॉरिडोर्स हमेशा सही, उन मुल्कों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब्स हो। हब्स तो होती हैं, अभी अभी तक इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो बिल्कुल, टिल दैट। तो अभी वैसे तो अगर इंडिया और मिडल ईस्ट की आपस में ट्रेड है तो वो ऑयल की है, इंडिया मिडल ईस्ट ऑयल दे रहा है, इंडिया बिल्कुल, फूड आइटम्स या टेक्नोलॉजी और वो, तो उसके लिए ऑलरेडी सी लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको कोई बिल्कुल और फुली आपस में फंक्शनल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी जरूरत। नो डाउट आपस हम्म, में उनकी कनेक्टिविटी है और हम्म, यकीनन इंडस्ट्रियल जो बेस है उसको बनाने के लिए काम करना पड़ेगा क्योंकि 700 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स रही हैं लास्ट ईयर में और वो कह रहे हैं कि मतलब हम टच करेंगे 1 ट्रिलियन को और अगर वो हम्म, करते हैं तो यकीनन उसके लिए वो काम भी कर रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी इस तरफ अब सोचना बड़ा ज़रूरी है कि जितना भी हो मैं ये नहीं कहता कि हम 700 अरब डॉलर को टच कर लेंगे या 1 ट्रिलियन को कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट 50 टू 100 बिलियन डॉलर के आस-पास तो हम किसी तरीके से स्टैंड करें, जो हम्म, हम अनफॉर्च्यूनेटली नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी करना पड़ेगा क्योंकि ये इकोनॉमी का दौर है और जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी बात भी सुनी सुनी जाती है और वो स सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल कतर की हमारे
हमारे सामने है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका फँस गया था तो उसको निकाला, और इसके बाद अभी इज़राइल उनके साथ बात कर रहा था कि यार हमारे जो बंदे हैं वो फँसे हुए हैं वहाँ पे, तो उनको निकालना है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इकोनॉमी कितनी बड़ी पावर है, हालाँकि ना उनके पास एटम बम है, ना कोई मिसाइल है और ना कोई इस तरह की और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन इकोनॉमी उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग की हुई है कि दुनिया को वो बता रहा है कि यार मैं ज़रूरत हूँ दुनिया की, आप नहीं है। मेरे ख्याल पाकिस्तान हुँ, को भी और बाकी रीजन को भी इस तरफ सोचना पड़ेगा। एहसन, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का कि आपने शो जॉइन थैंक यू। किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।